हम लोग अपने आज इस टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश सत्ता है। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार सेट 2 करके यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे सेट है जो लास्ट हम लोग का टॉपिक आ जाएगा। आप देख सकते हैं धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हर एक सेट है, और इन सारे सेटों के क्वेश्चन हम लोग मैं आपको इसमें 1857 का विद्रोह भी है। हर सेट में आपको 20 to 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे, और साथ में ही आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इस अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है अब आइए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए। तो सर्वाधिक समय में जो 3 बार आक्रमण हुए, 7 बार आक्रमण किए, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस शासक ने, 7 बार आक्रमण हुआ था जिसमें 3 बार किसने किया था, तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकालिक समय था वह 1759 से 1806 ईस्वी का था, और यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था, और यह अपने पिता की हत्या के समय बिहार में ही इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया, और दिल्ली में इमादुल मुल्क और उसके सहयोगियों के द्वारा एक बालक को बादशाह घोषित किया गया, जिसका नाम मोही उल्लर मिलर था, और 1759 से 1772 तक निर्वासित जीवन व्यतीत की, और मराठों और अंग्रेजों के हाथों कठपुतलियाँ बना रहा है, क्योंकि वो मराठे जो और अंग्रेजों थे हमेशा उनके इशारे पर ये चलते रहता था। रहेला सरदार का प्रभाव बढ़ता गया था। रहेला सरदार कौन कौन थे, तो गुलाम कादिर रहेला और जाबिद खान, इन दोनों को रहेला सरदार के नाम से जाना जाता है। और 1772 में मराठों के सहयोग से दिल्ली आया तथा दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। गुलाम कादिर रहेला के द्वारा इसकी आंख निकालकर जेल में भिजवा दी गई। किसकी आंख निकाली गई थी, शाह आलम द्वितीय की। ठीक है, और 1796 में मराठों के सहयोग से बाहर आता और अंधे बादशाह के रूप में शासन करता है, और इसकी 1806 में मृत्यु हो जाती है। इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर देते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फिर उसके बाद 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच हुआ था। अवध का नवाब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दी जाती थी, और बदले में 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती थी। दीवानी भू राजस्व, मतलब दीवानी किससे कहा जाता है, तो भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार होता है उसे ही दीवानी कहा जाता था। 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया। इलाहाबाद की जो संधि थी 1765 में, यह 2 तरह से थी, एक अवध के नवाब और दूसरा मुगल शासक। अवध के नवाब में जो थी वो 50 लाख रुपया देना था अंग्रेजों को, और बनारस के जागीरदार बलवंत को जागीरदार वापस किया गया। कड़ा और इलाहाबाद को जिले ले लिया गया था, और अंग्रेजों को अवध की रक्षा करेगा, परंतु जो सेना मदद करेगी उसका खर्च उठाना पड़ेगा। ये था अवध के नवाब का। और जो मुगल शासक थे, जो इलाहाबाद संधि के जो मुगल शासक थे, उनका क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिया गया, 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया, और मुगल शासक को बेच दिया गया। तो जब भी संधि होती तो संधि के बीच में कुछ ना लेन देन होते रहता है। तो यही थी इलाहाबाद के संधि के बारे। इस प्रकार देखिए, एक टॉपिक से हम लोग का कितना सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार नहीं हो, 2 बार, 2 बार नहीं हो, 3 बार, क्योंकि एक ही चीज़ जब बार बार माइंड में रिपीट होने लगती है तो ये हमेशा से मेरे कंठस्थ हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। देखिए हम लोग का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। देखिए हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ जान जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वह 1848 से 1856 तक था। कंपनी के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। इसने एक नीति अपनाई थी। उस नीति को विलय की नीति या हड़प की नीति कहा जाता है। विलय की नीति या हड़प की नीति थी, ये क्या थी इसके बारे में जानते हैं। तो ये राज्य जो कंपनियों के साथ संधि से पूर्व पूर्ण स्वतंत्र थे और गोद लेने की अनुमति थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। जो पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे उनको गोद लेने की अनुमति कंपनी की इच्छा पर थी। ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं थे उनको उनकी गोद लेने की जो अनुमति थी वो कंपनी पर डिपेंड करती थी, और जिसका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था उसे अनुमति नहीं थी। हड़प की नीति के तहत विलय किए जाने वाले राज्यों का क्रम जो था वो पहला सतारा था, सर्वप्रथम 1848 में। दूसरा जैतपुर था, बुंदेलखंड जिसको आज कहा जाता है, जो 1849 में हुआ था। संबलपुर जो आज का उड़ीसा है 1849 में। बघाट 1850 ये हिमाचल प्रदेश में है। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। करौली 1855 में, और इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नामंजूर कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उपाधियों तथा पेंशनों का अंत हुआ था। कर्नाटक के नवाब तथा तंजौर के राजा की उपाधियों का अंत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नाना साहब का पेंशन जो बंद किया था वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंद हुआ था। अवध का विलय जो हुआ था ये कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा हुआ था। निजाम द्वारा ऋण अदा नहीं करने पर उसके एक भाग बरकरार कर विलय कंपनी साम्राज्य में। उसके बाद है युद्ध द्वारा विलय हुआ था, जो द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ था, और लोअर बर्मा का संपूर्ण भूभाग का विलय 1852 में हुआ था। कंपनी को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी इसी में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। उसके बाद था सैनिक सुधार जो हुआ था, ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता था। सैनिक सुधार में क्या हुआ था? तोपखाना का मुख्यालय 1856 में कलकत्ता की जगह मेरठ में बनाया गया था। यानी कि पहले कलकत्ता में बनने वाला था लेकिन कलकत्ता को छोड़ करके मेरठ में बनाया गया। शिमला को कंपनी के साम्राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और शिक्षा में हुआ था, शिक्षा में क्या सुधार हुआ था? 1854 में चार्ल्स वुड डीएफ पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहता था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच। और भी अन्य सुधार हुआ था, जो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जो 34 किलोमीटर चली थी। भारत में रेलवे का जनक इसे ही कहा जाता है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में भारत में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा बिछाया गया था। यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 1854 में प्रथम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित की तथा प्रथम डाक टिकट भी जारी किया गया था। यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना तथा उनके पुलों का निर्माण किया गया। 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया था। और संथाल विद्रोह भी जो हुआ था वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ, जिसमें आयु 18 से 23 वर्ष था। और अभी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगिता की जो आयु है वह क्या है। और एक और क्वेश्चन था संथाल विद्रोह जो कि लॉर्ड डलहौजी में हुआ था, ये कब हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। यानी कि एक क्वेश्चन से हम लोग इसके बारे में सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। इससे बेटर आई थिंक कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का क्रम बताइए। तो ये सबसे पहले जो था वह सतारा था, संबलपुर और जैतपुर था। उसके बाद बघाट था, उदयपुर था, झांसी था और नागपुर था। जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया, इसकी सारी बातों के बारे में बताया कि जो गोद लेने के नियम तो वह हड़प की नीति के तहत विलय किए जाने वाले राज्य कौन कौन के? सतारा,
सर्वप्रथम 1848 में। ये सारे राज्य आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी एग्जाम के टाइम में, या फिर आप इसे 2 से 3 बार एक ही वीडियो को बार बार देखेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी सहूलियत होगी। अब उससे रिलेटेड, डलहौजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आई थिंक कि नहीं हो सकते कि अब वो छूट जाए आपसे, आप हमेशा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सारा न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? इसका जो आंसर होगा वह तेग बहादुर थे। अब आते हैं हम लोग तेग बहादुर के बारे में कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं। तेग बहादुर जो थे ये गुरु गोविंद सिंह के 9वें गुरु थे और इनका जो शासनकाल था वह 1664 से 1675 था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट ही मरवा दिया था। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुलेमित है? तो जो इसमें से सही सुलेमित है वह है हम लोग का डी। ठीक है, डी में क्या है, 2 और 3, यानी कि 2 जो था 1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि सही हुआ। और तृतीय जो मैसूर युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं कि ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण जो था, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसी के साथ अच्छे संबंध थे और अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस ने अपने मित्र शासक निजाम और मराठा दोनों एक थे और मैसूर नहीं था। टीपू के द्वारा युद्ध की संभावना को देखते हुए अपने दूत तुर्की तथा फ्रांस भेजे। त्रावणकोर शासक के द्वारा कोचीन रियासत कुछ दुर्ग खरीदने का प्रयास किया। घटनाक्रम जो था, टीपू के द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण, त्रावणकोर के तरफ से युद्ध में अंग्रेजों की आगमन और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो बदल जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 2 चरण में हुआ था। पहला चरण जो था वह टीपू की उपलब्धि का वर्चस्व, अंग्रेजों के कुछ अधिकार पर क्षेत्र पर अधिकार, और दूसरा चरण जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का युद्ध में आगमन और जीत अंग्रेजों के हाथ हुई थी। युद्ध का जो अंत या प्रभाव था वह कैसे हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। युद्ध की क्षतिपूर्ति टीपू को करना होता है। जब तक युद्ध की राशि टीपू सुल्तान द्वारा नहीं दी जाती है तब तक टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रख लिया जाता है। टीपू के 2 पुत्र थे। त्रिगुट जो था वह निजाम, मराठा और अंग्रेज, यानी इसको त्रिगुट बोला जाता था। त्रिगुट में कौन कौन थे? निजाम, मराठा और अंग्रेज, तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा। तो तीनों को कुछ कुछ क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, निजाम जो था वह किसको मिला? पेन्नार से कृष्णा नदी के बीच दे दिया गया था। और मराठा जो थे, मराठा को मिला तुंगभद्रा के उत्तर का जो क्षेत्र था उनको दिया गया। और अंग्रेजों को बारामल, मालावार और डिंगी गुल दिया गया था। सेकेंड है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1849 होना चाहिए, यहाँ पे 49 में हुई थी। इसका जो कारण था वो मुल्तान के प्रांतपति मूलराज का विद्रोह था, जो अंग्रेजों ने कर का दर बढ़ा दिया था और नजराना देने के लिए। छत्तर सिंह अटारीवाला का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ पेड़ामूल के विद्रोह और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया था। मुल्तान का नया प्रांतपति यानी जो मूलराज था काहन सिंह ने अंग्रेजों को बनाया और अधिकार दिलाने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी पंजाब गए थे। इनका आचरण भ्रष्ट था, दोनों ने उनकी हत्या कर दी गई। और ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी ने सिखों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बनी, यानी कि ये अभी जो बताएं ये कारण था द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध का। घटनाक्रम जो था यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा युद्ध की घोषणा की गई और चिलियानवाला का युद्ध जनरल गफ के नेतृत्व में सिख और अंग्रेज सेना अनिर्णायक युद्ध रहा, यानी कि ये जो एक निर्णय के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद जो था गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849, इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर 1849 में सिख सेना का विलय कर दिया। ये हम लोग का हो गया। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरुदेव 1869 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना जो कि आज पाकिस्तान है था। फिर सेकेंड है सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था।
तीसरा है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की और नींव रखी। गुरु की गद्दी का वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है हम लोग का वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। सूची जो सेकंड है वो लॉर्ड डलहौजी है, फर्स्ट सेकंड है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग और फोर्थ है चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोग का एक हो जाएगा समाचार प्रतिबंध समाप्त 4 हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। बी जो था वो 2 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा हुआ था, और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो लॉर्ड हैडिंग के काल में हुआ था, और विधवा पुनर्विवाह चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन 7 का आंसर राइट हुआ। रंजीत सिंह को किस विजय के अभियान फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो रंजीत सिंह को जो है अमृतसर विजय अभियान के दौरान जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। अब आते हैं हम लोग थोड़े से रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। जो रंजीत सिंह जो थे रंजीत सिंह 1839 में मृत्यु हुई थी। खड़ग और इनके बाद खड़ग सिंह थे, उसके बाद नैनिहाल सिंह थे, उसके बाद शेर सिंह थे, उसके बाद दिलीप सिंह थे। ठीक है। और रंजीत सिंह एक शासक के रूप में इनका जो राज्य विस्तार था वह 1799 लाहौर जिला, उसके बाद 1802 में अमृतसर, उसके बाद 1804 होशियारपुर, उसके बाद 1805 जम्मू, उसके बाद 1818 मुल्तान, उसके बाद 1837 पेशावर। इनका अफगानों के साथ संबंध अच्छा था। 1798 से 1799 में जमान शाह के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया। उसका तोप चिनाब नदी में गिर गया और रंजीत सिंह निकलवा कर वापस जमान शाह ने राजा की उपाधि रमन को जो वापस कर दे तो जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर सौंप दिया। इनका जो प्रशासन था वह सैन्य प्रशासन, यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन, यूरोपीय और अफगान भारतीय नेपाली। तोपखाना का नाम इलाही बख्श रखा गया और वंतुरा और अलाड पद्धति और घुड़सवार सेना इनके पास थी। कोर्ट और गार्डनर के द्वारा तोपखाना का पुनर्गठन किया गया। 1809 में शाह शुजा के संबंध और कोहिनूर हीरा उनको दिया गया। अफगान से भाग गया, रंजीत सिंह की सहायता से वो कोहिनूर हीरा उनको दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ये था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के बारे में भी हम लोग कुछ जान जाते हैं कि फर्रुखसियर कौन थे और कैसे कैसे क्या हुआ। तो फर्रुखसियर का शासन का 1713 से 1719 था। यह घृणितकायर के नाम से जाना जाता है और सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। तो सैयद बंधु किसे कहते हैं? सैयद बंधु दो भाई थे, जो दोनों भाई का नाम था सैयद अब्दुल्ला खां, जिनको वजीर ये बनाया था, और दूसरा हुसैन अली, जिसको मीर बख्शी यानी कि मीर बख्शी सेनापति को बोला जाता है। ये दोनों भाइयों को सैयद बंधु की कहा जाता है और इन दोनों ने गला घोट करके फर्रुखसियर की हत्या कर दी थी। इनके जो कार्य में जो प्रमुख घटनाएं थी वह जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया गया था। 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1717 ईस्वी में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आया कलकत्ता। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जॉन सरमन
और सहायक एडवर्ड स्टीफेन थे, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन थे और दुभाषी यानी कि दो भाषाओं को जानने वाला ख्वाजा सोई थे। और ये बादशाह का इलाज करने जो डॉक्टर जो आए थे वो बादशाह का इलाज करने आए थे। बादशाह जब स्वस्थ हो गए तो 3000 वार्षिक बंगाल से कर्म व्यापार करने का दिया। और मराठा के शासन थी 1719 में मराठों स्वराज वापस मिल गया। चौथे और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार और 15,000 घुड़सवार सेना मुगलों को दी जाएगी। ये सारी चीजें फर्रुखसियर ने कर दिया। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। 1757 में सिराजुद्दौला जो थे वह क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। तो हम लोग क्लाइव के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और इसका जो कार्यकाल था 1757 से 1760 तक था। 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में 1757 में शहजादा अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय के नाम से जनता बंगाल आक्रमण तथा क्लाइव द्वारा पराजित हुआ और 1769 में बेदरा के युद्ध में डच्चों का निर्णायक रूप से पराजित किया। इसका जो द्वितीय कार्यकाल था वह 1765 से 1767 तक था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और बंगाल में द्वैध शासन 1765 में हुआ। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक और भारत में द्वैध शासन का जनक लियोनेल जॉर्ज कार्किटस 10 अगस्त 1765 को व्यापारिक समिति का गठन हुआ और इसे कंपनी के कर्जकर्ताओं को नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दे गया। और श्वेत विद्रोह जो हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही हुआ था। तो श्वेत विद्रोह क्या था? क्लाइव ने सैनिक सुधार करते हुए युद्ध काल में मिलने वाला दोहरा सत्ता सैनिकों को देना बंद कर दिया और सत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को दिया जाना तय हुआ जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्य करने वाले अंग्रेज अधिकारियों ने इस आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह का दमन कर दिया। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जिसमें सूची को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट है बंगाल 1713 में, फर्रुखाबाद 1714, कर्नाटक 1720 और अवध 1722 में। पहला है मुर्शिद कुली जाफर खां, सेकेंड है मोहम्मद खां बंगाल सआदत खां, चौथा है मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क। तो 11 का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का ए हो जाएगा। बंगाल 1713 में मुर्शिद कुली जाफर खां के द्वारा हुआ था। फर्रुखाबाद जो था यह मोहम्मद खां बंगस के द्वारा था और कर्नाटक जो था यह सआदत उल्ला खां के नेतृत्व में था। अवध जो 1722 में था यह मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल के शासनकाल में था। इस देख सकते हैं आप इन लोगों का राइट आंसर हो गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था वो था सर आयर कुट ने। अब आते हैं हम लोग सर आयर कुट के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, या फिर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ जैसे आप बताएंगे। केरल के राजा मार्तन वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? केरल के राजा जो मार्तन थे उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, ये सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेवा की गठित की थी, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दे दी, ये गलत है, उन्होंने रिश्वत नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाइए। जो 14 नंबर है ये सबसे पहले है जो है हैदराबाद था, मैसूर था, उसके बाद तंजौर था, उसके बाद अवध था, पूना के पेशवा थे। ये हम लोग का एक क्रमकार में ऑलरेडी सजा हुआ है, इसलिए हम लोग का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, अब हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी। ये 5 चीज हमेशा याद रखना है। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में शी शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्य प्रणाली पवोता थी, ये आनंद साहिब है। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था।
1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो ये जो था हम लोग का मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में भी हम लोग कुछ जान जाते हैं, जिससे कि हम लोग का और भी सर अगर रिलेटेड से क्वेश्चन पूछता है तो वो भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये सैयद बंधु के द्वारा शासक बना। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला जहान शाह का पुत्र था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सैयद बंधु कौन कौन थे। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि सैयद बंधु 2 भाई थे, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। दोनों भाइयों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल था वह 1719 से 1748 था। ठीक है, और इसकी पत्नी जो थी वह राजमाता उधम बाई थी। विरोधी दल सक्रिय जो तुरानी दल था। इसने सैयद बंधु षड्यंत्र के द्वारा निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। हैदर खान बिंग के द्वारा छुरा घोंपकर हुसैन अली की हत्या 1720 में कर दी, और जो राजमाता कुदसिया बेगम थी और मोहम्मद अमीन खान थे। सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हो गया था। 13 नवंबर 1720 को हुसैनपुर के युद्ध में पराजित 1722 इसमें 20 देकर हत्या अब्दुल्ला खां की। और पहले जो थे उनको युद्ध में पराजित कर और जो अब्दुल्ला खां थे उनको 20 देकर ये कर दी गई थी। इनके राज्य में जो प्रमुख घटनाएं थी वह अवध राज सादत खां के शासनकाल में था, हैदराबाद निजामुल मुल्क में था, और बंगाल जो था वह मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण और करनाल का युद्ध हुआ। इसके ये तीनों जो थे वह स्थापना हुआ था। तो किस अवध राज्य, हैदराबाद और बंगाल की स्थापना किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुई थी। उर्दू और संगीत का विकास भी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। ये सारी टॉपिक जो थी आपको इससे मोहम्मद शाह रंगीला के से रिलेटेड थी, जो आपको आगे के क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था। तो आइए हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी कुछ जान जाते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का शासन जो काल था वह 1773 से 1785 में था, और इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को ही इसने राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था, और 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था, और इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, और गीता को अंग्रेजी अनुवादकार जो थे विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। और इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। किसने बंद करवा दी? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टा हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, और कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय को से फांसी की सजा भी दिलवा दी थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त किया, और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया
एक्ट जो 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। ये सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन सी विजयी हुई थी? इसका हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, तो आइए अब हैदर अली के बारे में भी कुछ जान जाए और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बारे में भी कुछ जान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण जो था वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा था, मराठों का आपसी कलह था, जिसमें माधवराव और नारायण राव और राघोवा जो रघुनाथ राव के नाम से जाने थे पेशवा पद के लिए संघर्ष किया और षड्यंत्र के दौरान नारायण राव की हत्या हुई थी। नारायण राव की पत्नी द्वारा पुत्र की प्राप्ति है जिनका नाम माधव नारायण राव द्वितीय रखा गया और मुंबई परिषद से रघुनाथ राव ने सूरत की संधि 1775 ईस्वी में पेशवा पद के लिए की थी। घटनाक्रम जो था वह राघोवा और अंग्रेज एक साथ थे और पेशवा के बीच युद्ध हुआ। कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और कलकत्ता से वारेन हेस्टिंग्स एक अधिकारी को भेजता है और पेशवा के साथ और पुरंदर की संधि 1776 में करता है। लंदन परिषद के द्वारा सूरत की संधि को सक्रिय कर देता है। अंग्रेज और पेशवा के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और जो युद्ध हुआ यह बड़गांव का युद्ध हुआ। बड़गांव की जो संधि हुई यह 1779 में। जब भी कोई संधि होती है तो दो लोगों के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध को रोकने के लिए ही संधि की जाती है। अंग्रेज युद्ध जारी रखता है और सिंधिया के द्वारा मध्यस्थता। ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच संधि सलवाई की संधि जो हुई थी वह 1782 में हुई थी। इसका जो प्रभाव था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने राघोवा का साथ छोड़ दिया और माधव नारायण राव द्वितीय को पेशवा मान लिया और पेशवा ने राघोवा को पेंशन एलिफेंटा और बसिन अंग्रेजों के पास से रह गया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इस प्रकार से जो होता वह समाप्त हो गया। इस प्रकार हम लोग का कारण भी जान गए, प्रभाव भी जान गए और घटनाक्रम के बारे में भी जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पहला है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार और काल कोठरी की त्रासदी। सी है अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला जो था वह 15 से 20 जून 1756 ईस्वी के बीच हुआ था और काल कोठरी की जो त्रासदी थी वह 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में था। इस प्रकार हम लोग का आंसर ही फर्स्ट हो जाएगा। देखिए राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। ठीक है, हम लोग का सेकेंड ग्रुप है जिसमें हम लोग इसमें भी 20 क्वेश्चन है हम लोग को पढ़ना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन कौन थे? तो जो वे सरदार थे वो पहले थे मोहनलाल और जो उसके बाद जो फोर्थ नंबर है मीर मादम। यही दोनों जो थे हम लोग उन्होंने प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको मैंने पहले चेक कर लेती हूँ, ये हम लोग का राइट आंसर आता है। अब आते हैं हम लोग का प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। प्लासी का युद्ध जो था वह 23 जून 1757 को हुआ था। क्लाइव इसमें 3000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया और युद्ध स्थल प्लासी जो मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर नदिया नामक जिला में गंगा की सहायक जो भागीरथी नदी है के तट पर हुआ था। युद्ध में सिराज को धोखा देने वाला अधिकारी जो था वह मीर जाफर तथा राय दुर्लभ था और ईमानदारी से लड़ने वाला सिराज का अधिकारी मीर मदान तथा मोहनलाल थे, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मीर जाफर के सलाह पर सिराज कुछ सैनिकों के साथ मैदान में भाग लिया और इसमें अंग्रेजों का जो विजय हुआ। सिराज को रास्ते में बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन की आज्ञा से मोहम्मद बेग
द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसका जो महत्व जो था वह बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व का आरंभ और प्लासी युद्ध के पश्चात क्लाइव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के अस्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है मैं समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये जो कहा था ये टीपू सुल्तान ने कहा था। ठीक है, तो हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। टीपू सुल्तान जो था यह टीपू सुल्तान की नीति और कार्य जो था आधुनिक सोच रखने वाला शासक था और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित था। पहला नागरिक टीपू की उपाधि रंगपटना में स्वतंत्रता वृक्ष जैकुलविन क्लब का सदस्य और गहरे संबंध थे। नवीन कैलेंडर जारी किया। मापवाट के नए पैमाने भी टीपू सुल्तान के काल में। इसकी आर्थिक जो थी वह कृषि को बढ़ावा, तकावी ऋण, हल, बीज, बैल उपलब्ध कराना, करों में छूट, व्यापारिक और वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देना। चीन, फारस ठीक है, इन दोनों से बढ़ावा देना था। सैनिक जो था वह आधुनिकीकरण 9 सैनिक घाट फ्रांसीसी के नेतृत्व में अपनी सेना तैयार किया। और जो इसकी धार्मिक वर्ड में आते हैं, इसकी उदार धार्मिक नीति थी। इसने 2 युद्ध किए। जो तीसरा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 में, और दूसरा जो हुआ था उसमें टीपू हुआ था। और जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इसकी जो परिवार थी वो बेल्लौर के किले में कैद थी। उसके बाद मैसूर का अधिकांश भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह था बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर के युद्ध के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें मीर कासिम पराजित होकर अवध चला गया था। मीर कासिम सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय निर्वासित मुगल बादशाह था कि संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के बीच ये युद्ध हुई थी। परिणाम जो हुआ था, मीर कासिम पराजित होकर दिल्ली की ओर भाग गया और इसका जो महत्व जो था ये बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था बक्सर के युद्ध के समय भी स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जो कि पीछे के क्वेश्चन में गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ लिए। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये जो है नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 के, जिसमें कौन कौन से जो निर्णायक तथ्य जो थे ये देखना है। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए थे, ये सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली थी, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को और अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन ये भी सही। इनमें से तीनों क्वेश्चन ये सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो थे वो पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी ले लेते थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था 1856 से 1862 तक था। इसने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया और विधवा पुनर्विवाह कानून 26 जुलाई 1856 को हुई थी। 1857 की क्रांति भी इसी के काल में थी। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया। 1858 में महारानी क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1861 से आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड लागू किया और यह मैकाले के द्वारा 1860 में प्रस्तावित था। 1861 में सीआरपीसी पारित किया और 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित तथा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। बंगाल में नील विद्रोह जो कि 1859 से 1860 के बीच ईश्वर विश्वास, विष्णु विश्वास,
विष्णु विश्वास जिनकी एक नाटक है दीनबंधु मित्र की नाटक नील दर्पण है, इनके बीच हुई थी, ये सब थे उसमें। और कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो आकाश से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये जो था यह हैदर अली थे। तो हैदर अली के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। हैदर अली जो थे ये मैसूर राज्य के संस्थापक थे और इनका जो शासनकाल था इनका 1761 में मैसूर राज्य का संस्थापक किए और इनका जन्म 1761 में और मृत्यु 1782 में हुई थी। 1565 में तालीकुंटा का युद्ध, राक्षस तांगड़े का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया और ध्वंसों के कुछ क्षेत्र थे ये विजयनगर के साम्राज्य में आते थे। वंडियार वंश का हुआ और चिक्का कृष्ण राज शासक, जिसमें दो भाई देवराज और नंगराज। हैदर अली इसी राज्य में सैनिक के पद पर था, ठीक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 1782 में हुई थी। जीवन की शुरुआत सेना में एक छोटे पद के साथ हुई थी और 1755 में फ्रांसीसी की सहायता से डिंगीगुल नामक स्थान पर शस्त्रागार बनवाया और केरल के तटीय राज्य को जीता। मैसूर, वेदनूर, सैदा, कराईकाल ये सारे राज्य को जीता, तटीय क्षेत्र को। केरल के ये सब तटीय क्षेत्र है। आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट जो 1767 से 1769 के बीच हुआ था और आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय जो 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तो जो आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध जो हुआ था प्रथम 1780 से 1782 के बीच, जिसमें 1782 में मृत्यु हो गई थी। और इसका जो दूसरा भाग जो था आंग्ल मैसूर युद्ध का, जिसमें 1782 से 1784 में ये टीपू सुल्तान ने इसको लड़ा था आगे आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है हम लोग का आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव का जो उनका सन 1581 से 1606 के बीच में उनका जन्म और मृत्यु। जन्म 1581 और मृत्यु 1606 में। सिखों के ये 5वें गुरु हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत जो है वह संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया था। जो गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है उसमें कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाएं भी सम्मिलित है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया और इसके बाद सिखों के 6ठे गुरु आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो क्लाइव की जो थी वह 24 परगना थी। नेक्स्ट है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी बेर की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये जो था ये टीपू सुल्तान नहीं 11 का आपको हाँ ठीक है ये टीपू सुल्तान ने कहा था। तो आइए टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। टीपू सुल्तान जो थे ये है जो मैसूर राज्य के जो दो शासक थे, जिसमें हम लोग हैदर अली के बारे में बताया कि संस्थापक हैदर अली थे मैसूर राज्य के, और तालीकुंटा का युद्ध और राक्षस टांगरी का जो युद्ध हुआ था 1565 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। तो विजयनगर साम्राज्य हार गई थी और ध्वंसवंशों के कुछ क्षेत्र जो थे। उसके बाद है वडियार वंश। तो वडियार वंश के बाद चिक्का कृष्ण राज का शासक था और इसी चिक्का कृष्ण राज के शासक में दो भाई देवराज और नंदराज थे
और हैदर अली इसी राज्य में सैनिक के पद था। तो हैदर, इसमें दो शासक थे, पहला हैदर अली जो कि पीछे के क्वेश्चन में पढ़ चुका है, सेकेंड है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की नीति, कार्य, आधुनिक सोच रखने वाला शासक, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित था और नागरिक टीपू की उपाधि दी थी। वहाँ के जो जनता थे वो टीपू की, उन लोग जो सुल्तान जो थे उनको टीपू की उपाधि दी थी। रंगपटना में स्वतंत्रता का वृक्ष ले, जैकोबिन क्लब का सदस्य था, गहरे से संबंध थे, नवीन कैलेंडर भी जारी किया, माओवाद के नए पैमाने भी लाए गए और जो आर्थिक कार्य जो किया गया वो कृषि को बढ़ावा, तकावी ऋण, हल, बीज, बैल उपलब्ध करों में छूट, व्यापारिक और वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देना। ये जो व्यापार होते थे वो चीन और फारस से होते थे। सैनिक जो थे अब वह आधुनिकीकरण से चल रहे थे। 9 सैनिक घाट, फ्रांसीसी के नेतृत्व में अपनी सेना तैयार किया और धार्मिक जो थी, इसकी उदार धार्मिक नीति थी। इन्होंने 2 युद्ध किए। जो तीसरा दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1780 से 1784 के बीच हुआ था, उसमें 2 भाग थे। प्रथम भाग जो था वह जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। प्रथम भाग जो 1780 से 1782, उसका जो दूसरा भाग जो था वह 1782 से 1784 के बीच था, जिसमें टीपू सुल्तान ने लिया। और उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वह 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जिसमें और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1799 में हुआ था, ये जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान की जो परिवार थी वो बेल्लौर के किले में कैद थी। उसके बाद मैसूर का अधिकांश भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं वो 10वीं ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है और जफरनामा। ये चारों गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो ये मुर्शिद कुली जाफर खां। तो आइए मुर्शिद कुली जाफर खां के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मुर्शिद कुली ये बंगाल राज्य के जो शासक थे कुली खां, 1700 ईस्वी में दीवान बनाया गया अंग्रेज मुगलों के द्वारा और 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार फर्रुख सियर के द्वारा बना। स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करता रहा। सुधार कार्य इसने क्या क्या किए थे? शांति व्यवस्था स्थापित किया, जागीर भूमि को खालसा में रूपांतरित किया। तो जागीर भूमि सैन्य अधिकारियों को दी गई थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया और किसानों को तकावी ऋण दिया। हिंदुओं को स्थान दिया प्रशासन में, व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया और इजारादारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा बढ़ावा दिया। अंग्रेजों को भी अनुशासित रखा। मुर्शिद कुली खां। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। जो किसके शासन में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ये जो था वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुए था। सिराजुद्दौला 23 वर्ष की आयु में शासन किया और अलीवर्दी खां के छोटी बेटी का पुत्र था। अंग्रेजों ने कलकत्ते के किला का अतिरिक्त भाग का दुर्गबंदी कर लिया था। सिराजुद्दौला ने उसे तोड़ने का आदेश दिया था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था, बंगाल का नवाब बनना चाहता था और अंग्रेज शौकत जंग के साथ मिलकर सिराज यानी सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। सिराज ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना किया और अंग्रेजों ने सिराज के विद्रोही राज बल्लभ को संरक्षण न देने का निर्देश दिया, किंतु अंग्रेजों ने आदेश नहीं माना और सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का मानिक चंद्र को सौंपकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद वापस चला गया। अब है ब्लैक होल प्रकरण। यह 20 जून 1756 को हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल के अनुसार
146 लोगों को, हॉलविल एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि 146 लोगों को रात्रि में एक छोटे कमरे में कैद कर दिया गया, जिसमें हॉलविल भी सम्मिलित थे। सुबह तक केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर ड्रीम था और सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के नवाब शौकत जय को मनिहारी कटिहार के बदलिया के युद्ध में पराजित किया और अक्टूबर 1756 के ईस्वी में। तो उन सारे लोगों, ब्लैक होल जो था ना, उन सारे लोगों को छोटे से कमरे में कैद करके उन लोगों को उसमें दम घुटने से मर गए थे लोग, जिसे ब्लैक होल प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये सिराजुद्दौला के काल में घटित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जाटो एवं अल्फातुन एवं जाटो का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स थे। ठीक है, आइए हेस्टिंग्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था वह 1772 से 1785 था। 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ और 1773 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्ति हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रमुख घटनाएं जो थी, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, और बंगाल में नवाब के पद की समाप्ति कर दी गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 के बीच हुआ था, और इसमें जो संधि हुई थी वह पुरंदर की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध 1780 से 84 के बीच हुई थी, जिसमें सालबाई की संधि हुई थी, और मैंगलोर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग्स तथा टिप्पू सुल्तान के बीच हुई थी। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही। उसके बाद द्वैत शासन, इसमें जो प्रशासनिक सुधार हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी। बंगाल तथा बिहार के उप सूबेदार मोहम्मद रज्जा खां तथा सिबात राय को दीवानी कार्य से मुक्त कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से राजकोष कलकत्ता लाया गया। 2 रेवेन्यू बोर्ड की जगह कलकत्ता में 1 रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। जो व्यापारिक जो सुधार था वह दस्तक प्रथा की समाप्ति, कलकत्ता में टकसाल की उपाधि, राजस्व सुधार जो हुआ, भू राजस्व वसूली की जमींदारी प्रथा का आरंभ, पहले 1 वर्षीय व्यवस्था तथा बाद में 5 वर्षीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। जो न्याय संबंधी जो सुधार थे, वारेन हेस्टिंग्स को भारतीय न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है और एलिजा इम्पे का कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। हिंदू कोड को संकलित करने की व्यवस्था थी। विवादित कार्य, नंद कुमार को फांसी, इसे न्यायिक हत्या कहा गया और इस पर मोहन प्रसाद नामक एक व्यक्ति द्वारा जालसाजी का मुकदमा चलाया गया। इसी कारण फांसी दी गई थी एलिजा इम्पे द्वारा, और नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि उसमें मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3,50,000 रुपये घूस लेकर नवाब की संरक्षिका बनाया था। और जो विवादितकार जो सेकंड थे, बनारस के राजा चेत सिंह के द्वारा कंपनी की मांग के अनुसार धन नहीं दिए जाने के कारण कंपनी द्वारा चेत सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अवध के नवाब आशफुद्दौला के माध्यम से अवध की बेगमों से बलपूर्वक धन की वसूली की। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो थे, विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। प्रत्येक जिले में दीवानगी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना भी इसी के काल में थी, यानी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। मुगल सम्राट को मिलने पर 26 लाख रुपये वार्षिक राशि बंद करवा दिया गया था और 1784 ईस्वी में पारित पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में त्यागपत्र दे दिया गया। इंग्लैंड लौटने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड में इन पर महाभियोग चलाया गया तथा अंततः यह बरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां थे। ठीक है, तो आइए सादत खां के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सादत खां के बारे में जानते हैं। सादत
1722 में आगर का सूबेदार बना। सूबा मीन्स होता है प्रांत। 1722 में अवध का सूबेदार बना और स्वतंत्र घोषित मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसने जो प्रशासनिक कार्य या सुधार कार्य जो किए थे वो 1723 में नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया, वित्तीय स्थिति को सुधारने और विद्रोही जमींदारों को अनुशासित किया, उचित लगान लगाया, किसानों को जमींदारी के शोषण से मुक्त और हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया था शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैत शासन के काल में डाकुओं के राज की संज्ञा दी थी? के.एम. पानीकर। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ये जो किया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। तो आइए लॉर्ड एलनबारो के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि लॉर्ड एलनबारो कौन थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति और उनका जो कार्यकाल था 1842 से 1844 तक था। चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़खानी की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? ये जो था ये अलीवर्दी खां ने दिया था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था यह 1740 से 1756 में था। यह भारत का क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आता है और मोहम्मद शाह से बंगाल की सूबेदारी प्राप्त की। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उनका कहना था कि यदि उसे ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी तथा उसे छेड़ा जाए तो वह काट लेगी। और 1756 में जलशोध पेचिस, यानी जलशोध का मतलब होता है पेचिस, एक बीमारी से इसकी अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार हम लोग का ये टॉपिक खत्म हुआ। इसका सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। किस मिसल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह सुकरचकिया से संबंधित है। फिर भी इसके बारे में रंजीत सिंह के बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको बातें। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों से सुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिया था और 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई और रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंट गया, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ झा थे और 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख 1849 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए सुकरचकिया, हम लोग ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आइए हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, वैसे तो हम लोग पीछे के हर एक क्वेश्चन में इन सारे के बारे में पढ़े, लेकिन फिर भी जितने सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हम लोग का ये एक एक टॉपिक हो जब बार बार रिपीट होगा तो ये ठीक होते रहेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और सर्वप्रथम 1803 में मद्रास का गवर्नर बनकर आया। शांति तथा सुधार के युद्ध यहीं से आरंभ हुआ था और राजनीतिक सुधार जो थे, नौकरियों में भारतीयों का उच्च स्थान, भारतीयों के साथ बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नियुक्ति की शुरुआत विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुई थी। साम्राज्यवादी की नीति, मैसूर 1831 में, कुर्ग का 1834 में, कछार तथा जयंतिया का 1832 में भारत साम्राज्य में विलय हुआ था।
1834 में आगरा प्रांत का सृजन, ये सारे विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। और विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो सामाजिक सुधार हुए थे वह सती प्रथा का अंत, जो 1829 बंगाल प्रांत में और 1830 में मद्रास तथा बम्बई में भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था, जो 1830 में कर्नल सनिंग के माध्यम से हुआ था। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया और राजा राम मोहन राय का समर्थन मिला था। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रचलन को लागू कराया और मैकाले ने कानून का कोड तैयार किया। न्यायालय विधान में रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। प्रेस की प्रति उदारता, धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संबंधित कानून पारित किया जाएगा। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई थी। रुड़की, जो कि उत्तराखंड में, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी रुड़की में। और आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी हम लोग का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद कराने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? मद्रास के गवर्नर का नाम लॉर्ड मैकरिले था। तो लॉर्ड मैकरिले के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा से कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करती हूँ। लॉर्ड मैकरिले, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमंद वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न। सही है। बंगाल के गवर्नर वेंस्टीटार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। गलत है। मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित हुआ था। ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, यानी कि फर्स्ट आंसर हम लोग का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो आइए लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग कौन थे। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के काल में, और 1857 की क्रांति भी इनके काल में शुरू हुई थी। महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ। 1858 में महारानी क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1861 से आईपीसी इंडियन पैनल कोड लागू या मैकाले के द्वारा 1860 में प्रस्तावित और 1861 में सीआरपीसी पारित किया गया। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित तथा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना। बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60। ईश्वर विश्वास, विष्णु विश्वास, जो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण के हैं, कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था। यह लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में देखते हैं। आंसर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सिमुलेट। लाहौर की संधि जो हुई थी लाहौर की जो संधि हुई वो 1846 ईस्वी में हुई थी। भैरवाल की जो संधि हुई थी वो 1846 ईस्वी में हुई थी। और पंजाब का अंग्रेज राज्य में विलय जो हुआ था वो 1849 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? जो ठगी प्रथा से जी ये बेंटिक थे। तो आइए हम लोग बेंटिक के बारे में भी कुछ जान विलियम बेंटिक ने ही ठगी प्रथा को उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? जो इलाहाबाद की जो संधि थी वह सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। वोडयार के शासक कौन थे? वोडयार के शासक मैसूर रियासत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम जो होगा, रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके बाद वेंसीटार्ट थे, उसके बाद कर्टियर थे, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। इस पर हम लोग का सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है, बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो इसका आंसर होगा अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां के बारे में भी हम लोग कुछ जान जाते हैं कि अली वर्दी खां कौन थे।
अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था वह 1740 से 1756 ईस्वी के बीच में था। 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना 1740 में, और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, और इसका उत्तराधिकारी दामाद इसका सिराजुद्दौला हुआ था। नेक्स्ट है हम लोगों का, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किस लिए प्रयुक्त किया गया है? इसमें जो प्रयुक्त किया है मीर जाफर, इसका जो आंसर होगा वो मीर जाफर होगा। तो आइए हम मीर जाफर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मीर जाफर का जो कार्यकाल था वह 1757 से 1760 के बीच था। मीर जाफर जो था, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। जो मीर जाफर जो था वह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के बीच धोखाधड़ी कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों की जीत हुई, और अंग्रेजों की जीत की वजह से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और ठीक है, बना दिया गया। नेक्स्ट है हम लोग का मीर जाफर, हम यहाँ पे देख देते हैं। और बक्सर के युद्ध में एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बना दिया गया, और 5 जनवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर दोबारा मीर जाफर का जो कार्यकाल था वह 1763 से 1765 के बीच था। वह दूसरी बार शासक बना, मीर जाफर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें मद्रास की संधि हुई थी, और 1769 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। उस टाइम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 से 1792 के बीच हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल कर्नवालिस थे, और इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये बता देते हैं 1799 में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था जिसमें श्रीरंगपट्टनम के सतरी 1792 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार हम लोग का तृतीय में जो हुआ था वह मंगलोर की संधि हुई थी, और जो द्वितीय में हुआ था, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम संधि, द्वितीय में मंगलोर की संधि, और प्रथम में मद्रास की संधि। तो इन लोग का फर्स्ट के सेकंड का ये हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? अभी हमने बताया कि तृतीय आंग्ल मैसूर को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो 1792 ईस्वी में हुई थी। कि सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांग धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। तो ये अर्जुन देव थे। तो आइए हम अर्जुन देव के बारे में भी, वैसे हम लोग तो जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग अर्जुन देव के बारे में जान लेते हैं। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, इनका जो कार्यकाल था यह 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु है, और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यारी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा नींव प्रणाली 1835 के मैकाले के मिनट से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? तो सैयद बंधु के बारे में भी हम लोग बताते हैं फारूक सियर जो था उसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और सैयद बंधु जो थे वह 2 भाई थे, जिन्हें
उन दोनों भाइयों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो फर्रुख सियर का जो कार्यकाल था वह 1713 से 19 के बीच में था, जिसे हम बताया घटनित कार्य के नाम से जाना जाता है। और सैयद बंधुओं की सहायता से यह शासक बना था और सैयद बंधुओं ने ही इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। सैयद बंधु दो भाई थे, वो दोनों भाई का नाम था सैयद अब्दुल्ला खां जो फर्रुख सियर के शासनकाल में वजीर बना, और दूसरा जो था हुसैन अली जो मीर बख्शी जिसको सेनापति कहा जाता है। इसके समय जो प्रमुख घटनाएं थी वह जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देगा, 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और 1716 में इसको फांसी दे दी गई। 1717 ईस्वी एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आया कलकत्ता से, और शिष्टमंडल में कौन कौन थे, उसमें एक अध्यक्ष थे जॉन शर्मन, सहायक जो थे एडवर्ड स्टीफन और डॉक्टर विलियम हैल्टिन थे, और दुभाषिया जो दो भाषाओं को जानने वाला ख्वाजा शेरयुद्ध थे, और बादशाह का इलाज किया विलियम हैमिल्टन ने। और जब बादशाह स्वस्थ हो गए तो 3000 रुपये वार्षिक बंगाल से कर मुक्त करने का आदेश दिया और मराठा के साथ संधि 1719 में किया और स्वराज वापस मिल गया। चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया और 1500 घुड़सवार सेना मुगलों को दी जाएगी, ये आदेश दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजधानी, राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीन है? इसका जो आंसर जो वो फर्स्ट हो जाएगा, भंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये दूतावास जो स्थापित किए थे ये टीपू सुल्तान है। क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी उन्होंने पढ़ा है पीछे, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। जितनी बार आते जाएगा मैं उतनी बार रिपीट करते जाऊँगी, जैसे कि आपको बार बार याद है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और इसका कार्यकाल जो था 1828 से 1835 के बीच था। सर्वप्रथम 1803 में मद्रास का गवर्नर बनकर आया और शांति तथा सुधार के युद्ध का आरंभ किया। राजनीतिक सुधार जो इसने किया था, नौकरियों में भारतीयों का उच्च स्थान दिया, भारतीयों के साथ बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार नियुक्ति की शुरुआत की, और समाजवादी की जो नीति थी मैसूर 1831 और कुर्ग का 1834, कछार तथा जयंतिया का 1832 में भारत साम्राज्य में विलय कर दिया और 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया। इन्होंने जो सामाजिक सुधार किए थे वो सती प्रथा का अंत जो हुआ था यह 1829 में बंगाल प्रांत में और 1830 में मद्रास तथा बम्बई में भी सती प्रथा का अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय की प्रयास से उन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। और इसी के काल में ठगी प्रथा का अंत 1830 में कन्नड़ फिल्म के माध्यम से हुई थी। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया और राजा राम मोहन राय का समर्थन बना। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। न्यायालय में फारसी स्थानीय भाषाओं के प्रचलन को लागू कराया। मैकाले ने कानून का कोड तैयार किया और न्यायालय विधान में रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। प्रेस के प्रति उदारता, धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा संबंधी कानून पारित किया और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ था और आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी यह लॉर्ड विलियम बेंटिक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये जो था गुरु गोविंद सिंह की समाधि से। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो ये धोखेबाजी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना? अभी हमने पढ़ा है कि विलियम किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये आपको वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। और ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी कुछ जान।
एक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप हमेशा इस पे ध्यान रखिए कि वारेन हेस्टिंग पूछे तो वारेन लॉर्ड हेस्टिंग नहीं समझना है। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 में हुआ था। 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। प्रमुख घटनाएं जो हुई थी, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में हुई थी और बंगाल में नवाब के पद की समाप्ति। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो कि अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुआ था? 1774 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था और इसमें पुरंदर की संधि हुई थी। और आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच, इसमें सालबाई की संधि हुई थी। और मंगलोर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग तथा टिप्पू सुल्तान के बीच हुई थी। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में इसी के शासनकाल में और द्वैत शासन को समाप्त किया था। बंगाल तथा बिहार के उप सूबेदार मोहम्मद रज्जा खां तथा सिबात राय के दीवानी कार्य से मुक्त कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद से राजकोष कलकत्ता लाया गया। 2 रेवेन्यू बोर्ड की जगह कलकत्ता में 1 रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई थी। व्यापारिक सुधार जो हुआ था वह दस्तक प्रथा की समाप्ति, कलकत्ता के टकसाल की उपाधि हुई थी। और राजस्व सुधार जो हुआ था, भू राजस्व वसूली की जमींदारी प्रथा का आरंभ पहले 1 वर्षीय व्यवस्था तथा बाद 5 वर्षीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। न्याय संबंधी सुधार जो किया था, वारेन हेस्टिंग का भारतीय न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है और एलिजा इम्पे का कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। हिंदू कोड को संकलित करने की व्यवस्था थी। विवादित कार्य जो था, इसने नंद कुमार को फांसी, इसे न्यायिक हत्या कहा। इस पर मोहन प्रसाद नामक एक व्यक्ति द्वारा जालसाजी का मुकदमा चलाया गया और इसी कारण फांसी दे दी गई। एलिजा इम्पे द्वारा नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को से 3,50,000 रुपये घूस लेकर नवाब की संरक्षिका बनाया था और बनारस के राजा चेत सिंह के द्वारा कंपनी की मांग के अनुसार धन नहीं दिए जाने के कारण कंपनी द्वारा चेत सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अवध के नवाब आसिफउद्दौला के माध्यम से अवध के बेगमों से बलपूर्वक धन की वसूली की। और अन्य महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, ये विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया और प्रत्येक जिले में दीवानगी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने का 26 लाख रुपया वार्षिक राशि बंद करवा दिया गया और 1784 ईस्वी में पारित पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। इंग्लैंड लौटने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन पर महाभियोग चलाया गया तथा अंततः यह बरी हो गया। ये हम लोग सारा किसके बारे में पढ़े थे? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज के संस्थापक रंजीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुआ का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुआ का पतन मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में हुआ था। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है, इसको रंगीला की उपाधि मिली थी। यह जो था मोहम्मद शाह, यह जहान शाह का पुत्र था। इसका दूसरा नाम जो था वह रोशन अख्तर था। इसका शासनकाल जो था 1719 से 1748 में था और सैयद बंधुआ के द्वारा शासक बना और सैयद बंधुआ के समय जो पतन हुआ था वह इसी के शासनकाल में। इसकी पत्नी जो थी वह राजमाता उधम बाई थी। ठीक है। विरोधी दल सक्रिय थे, वह तुरानी दल थे। षड्यंत्र निजामुल मुल्क वजीर और हैदर खां बेग के द्वारा छुरा गोपर हुसैन अली की हत्या 1720 में कर दी गई थी और 13 नवंबर 1720 को हसनपुर के युद्ध में पराजित 1722 ईस्वी में विष देकर अब्दुल्ला खां की हत्या कर दी। ये दोनों जो थे ये सैयद बंधु थे। और राजमाता कुदरिया बेगम, मोहम्मद अमीन खां। और इसके बाद जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वह अवध राज सआदत खां के द्वारा और हैदराबाद निजामुल मुल्क के द्वारा, बंगाल मुर्शिद कुल्ली के द्वारा स्थापना की गई। 1739 में नादिर शाह का आगमन और करनाल का युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था डलहौजी के समय से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में जो शामिल थे वह त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज थे।
बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वह था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो आइए हेक्टर मुनरो के बारे में भी जान लेते हैं कि हेक्टर मुनरो कौन थे। हेक्टर मुनरो के बारे में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टिप्पू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, यह सही है। टिप्पू ने सिक्का ढुलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। टिप्पू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था, यह भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपटना में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने नागरिकों को टिप्पू यानी सिटीजन टिप्पू विहित करने लगा। यानी कि इनमें से ये सारे क्वेश्चन आपके सही है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो आइए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में भी कुछ नहीं है तो आप इसे रहने दे सकते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अभी भी कुछ देर पहले पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हैदराबाद जो था ये अमीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां में था और रुहेलखंड 1727 द्वारा जो निजामुल मुल्क के द्वारा, भरतपुर 1740 में अली चिनकिच खां और निजामुल मुल्क, और जो रुहेलखंड था वो अली मुहम्मद खां, भरतपुर बदन सिंह और मैसूर 1761 में हैदर अली के संपर्क में था। नेक्स्ट है, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जानते हैं। सैयद बंधु दो भाई थे जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़े, तो उन दोनों भाइयों का बस नाम ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। एक जो थे वह हुसैन अली थे और दूसरा जो था वह सैयद अब्दुल्ला खां था। इन दोनों भाइयों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वह 1856 से 62 में था। यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया जो 26 जुलाई 1856 को, और 1897 की क्रांति भी इसी के काल में था। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया था। 1858 में महारानी क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 1861 से आईपीसी इंडियन पैनल कोड लागू या मैकाले के द्वारा 1860 में प्रस्तावित किया गया था। 1861 में सीआरपीसी पारित किया गया था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित तथा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल में नील विद्रोह जो 1859 से 60 ईश्वरी विश्वास, विष्णु विश्वास और दीनबंधु मित्र की नाटक नील दर्पण से हुई थी। कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह जो हुआ था ये इसी के कारण लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अकॉर्डिंग वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये मीर जाफर को दी गई थी।